पहले हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट इज नथिंग बट एक बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल टॉपिक है। जैसा आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहे थे वैसा ही हम लोग को यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में करना है, सेम है, हूबहू है, सब चीज़ आपको ऐसे ही लगेगा, कॉपी पेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो देखिए इसमें क्या बताया गया, अ सीरीज इन विच रेशियो ऑफ सक्सीडिंग टर्म विद द प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर एज जहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि एक ऐसी सीरीज जिसमें आगे आने वाले नंबर का पीछे वाले नंबर के साथ डिफरेंस सेम होना चाहिए। बट ये वाले में चीज क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या चीज हो रही है यहाँ पर कि एक ऐसी सीरीज है ये जहां पर आगे आने वाले नंबर का जब आप पीछे वाले नंबर के साथ रेशियो लोगे दैट मस्ट बी कांस्टेंट। तो रेशियो यहाँ पर कांस्टेंट होता है और सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का मतलब क्या हो जाता है, हर पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आगे आने वाले नंबर को जब मैं पीछे वाले के साथ डिवाइड करूंगा तो रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे एग्जांपल, और एक और चीज यहाँ पर कांस्टेंट रेशियो को बोला गया है आर से रिप्रेजेंट करना है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस आता था उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो बस थोड़ा सा यही आपको सिंबल में बस फर्क दिखेगा एज इट इज, बाकी आपको ऐसा लगेगा कि पूरा चैप्टर एज इट इज है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर नहीं बोला चाहिए, टॉपिक। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ही लगता है कि पूरा फिर कॉपी पेस्ट है। सो से दिस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 13, 32 लाइक दिस, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर का रेशियो ले लो आप, ठीक है। तो ये दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा, कैसे लेना है रेशियो का फंडामेंटल तरीका क्या होगा, आगे वाले नंबर को पीछे से डिवाइड कीजिए। तो ये आ गया रेशियो 2, ठीक। अब आप ये दोनों नंबर का ले लीजिए, एक काम करता हूँ इसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, हाँ जी। तो देखो अब आप ये दोनों नंबर का रेशियो ले लो, तो ये दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या आ रहा है, 2 फिर से। और अब आप ये वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए, ये 8 और 4 को, 8 को 4 के साथ डिवाइड करना, डिवाइड 8 विद 4, ऑलवेज डिवाइड आगे वाला नंबर मतलब सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग नंबर विद प्रीसीडिंग नंबर, तो हमेशा उसी से डिवाइड करना है ना आप लोग को। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज अगेन 2, ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। एवरीवन क्लियर, ठीक। तो अगर ये रेशियो पूरे सीरीज में ऐसे ही चलते जा रहा है, अगर ये रेशियो सेम है तो ऐसे टाइप के रेशियोज को या ऐसे टाइप के रेशियो नहीं, प्रोग्रेशंस को, ऐसे टाइप की सीरीज को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और याद रखना रेशियो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ये रहा ना। तो यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 2 में 9 और 3 का रेशियो, 3, 9, 27, 81 ऐसा चल रहा है। तो 9 और 3 का रेशियो, ये दोनों का रेशियो आप देख लीजिए, ये दोनों का रेशियो आ रहा है हमारे पास 3, कैसे, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं, ये दोनों का भी रेशियो आप देख सकते हो, 27 डिवाइडेड बाय 9, इसका भी रेशियो आ रहा है 3 बाय 1 इज 3, ठीक। नाउ इसको भी आप देख सकते हैं, 81 डिवाइडेड बाय 27, इसका भी वैल्यू आ रहा है 3। तो ऐसी सीरीज जो रेशियो मेंटेन कर रही है, इसको, इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी है, ये भी एग्जांपल था और ये भी है, ठीक, ये भी है। चलिए एग्जांपल पैरेलली लिखते चलना ना। एग्जांपल नंबर 3, हाँ जी। अब देखो इसमें भी आप देख सकते हो, आगे आने वाला नंबर कौन है, -1/4 है, पीछे वाला नंबर कौन है, हाफ है, दोनों को डिवाइड करो। तो अब आप इसको रफली कर लेना, अगर जिसको भी कंफ्यूजन टाइप का लगता है ऐसे डिवीजन में, वो लोग थोड़ा रफली कर लेंगे ना। ये रेशियो, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं आर। तो आगे आने वाला नंबर -1/4 है, पीछे वाला नंबर हाफ है। अब आप इसको, ये होता है कंपाउंड रेशियो, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो 2 ऊपर चले जाएगा -1 के पास, और नीचे वाला 4 1 के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इटसेल्फ। अच्छा, तो -2 डिवाइडेड बाय 4 इज -½ तो रेशियो आ रहा है आपका यहाँ पर -½ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इससे रेशियो आ रहा है मेरे पास -½ ठीक है। अब आप इसी तरीके से और देखिए ना, अब आप लोग ये देखेंगे, ये दोनों नंबर को 1/8 और -1/4 को डिवाइड करो, तो 1/8 और -1/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 1/-2। आप करके देखना, 1/-2 को -½ लिख सकते हैं आप, माइनस नीचे हो या ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो की वैल्यू वही कहलाएगी। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं, अभी इमीडिएटली चेक कर लीजिए। 1/8 को जब आप -1/4 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1/-2।
और 1/-2 को हम लोग एक्चुअली -½ ही बोलते हैं। नीचे -2 लिखो या ऊपर एक ही मतलब है ना। सिमिलरली यहां पर भी है ना, तो इसका भी रेशियो आप देखेंगे -½ आ रहा है। तो थ्रू आउट द सीरीज रेशियो सेम है, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। ठीक, करेक्ट। नाउ सी एग्जांपल नंबर 4, 5,5,5,5,5,5,5 चलते ही जा रहा है। ये पूरा प्रोग्रेशन थ्रू आउट द सीरीज सेम नंबर से चलते जा रहा है, 5,5,5,5,5। तो आप इसमें भी देख सकते हैं ये ऐसा ही सेम लॉजिक से इसका रेशियो आ रहा है हमारे पास 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, और ये देखो ये भी आ रहा है हमारे पास 1। तो यहां पर भी पूरा रेशियो सेम आ रहा है, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है, कांस्टेंट है। दैट इज द रीजन आई कैन से और यू कैन से, एवरीवन कैन से कि दिस काइंड ऑफ सीरीज इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये भी एक एग्जांपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही है। ठीक, कि मैं नोट में क्या बात लिख सकता हूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीपी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन having common ratio r, तो that common ratio can be positive, can be negative, can be 1, 0 नहीं होता यहाँ कॉमन रेशियो। बट एपी के टाइम में हम लोग देख रहे थे कि कॉमन डिफरेंस 0 आता था, नेगेटिव पॉजिटिव आता था, बट कॉमन डिफरेंस 0 भी आ सकता है। ये वाला जो 4th एग्जांपल है ये एपी का भी एग्जांपल है। एट अ टाइम ये जीपी का भी काम कर रहा है और एपी का भी काम कर रहा है। डिपेंड करता है ये क्वेश्चन आपको किस रूप में आता है, वो फिर अलग चीज है। बट अभी तो फिलहाल ये दोनों का काम कर रहा है, एपी का भी काम कर रहा है और जीपी का भी काम कर रहा है ना। तो ये ध्यान देना है कैसे, 5 - 5 0 होता है, ये वाला 5 ये 5 से माइनस करो तो 0 होता है, ये वाला 5 ये 5 से माइनस करो तो 0 होता है। तो ऐसे टाइप के हर कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। सो दैट इज द रीजन दिस इज एपी ऑल्सो। बट फिलहाल अभी मुझे जीपी देखना है, तो मैं आगे वाले को पीछे से डिवाइड करूंगा। तो आगे वाले को पीछे से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट दैट रेशियो वैल्यू, एंड दैट रेशियो वैल्यू इज कमिंग 1। तो जीपी have common ratio r, तो I can say that common ratio can be, common ratio लिख देना r, so that common ratio can be, that can be positive, ठीक है, नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट नॉट 0। ये लिख देना ना, साफ साफ लिख देना, बट नॉट 0। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव में +1 भी आता है तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। पता लगा +1 हम अलग से लिख रहे हैं, नहीं भैया प्लस पॉजिटिव में आता है। तो कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट कैन नेवर बी 0। चलिए अब हम लोग आते हैं जनरल टर्म ऑफ द जीपी में। ठीक, देखो जनरल टर्म ऑफ द जीपी इसी लॉजिक से देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है 1, 2, 4, 8 है, 16 है, 32 है, रेशियो 2 का मेंटेन करता हुआ चल रहा है। तो मेरे अंदर से फीलिंग क्या आती है कि 32 के बाद वाला नंबर क्या होगा, 64 होगा, 64 के बाद वाला नंबर क्या होगा, 128 होगा इस सीरीज में। तो एक थोड़ी सी गट टाइप की मतलब एक फीलिंग आ रही है ना, हाँ, कि मेरे को 2 मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिलते जा रहा है। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 2 विद द प्रीसीडिंग नंबर, विद द पास्ट नंबर, देन आई विल गेट नेक्स्ट नंबर। ठीक, तो यहां पर भी देख लो, मतलब 2 मतलब कॉमन रेशियो। यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये चल रहा है। तो 81 में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नेक्स्ट नंबर 243। फिर 243 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नेक्स्ट नंबर। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे आप पिछले वाले टर्म्स के साथ। अगर आप पीछे वाले टर्म्स के साथ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आने वाले टर्म आ जाता है। अगर आप कॉमन रेशियो 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर आ रहा है। 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर आ रहा है। 1/2 -1/4 1/8 -1/16 -1/16 के आगे अगर आपको जाना है तो ये कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1/16 में अगर आप ये r की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते तो यू विल गेट नेक्स्ट नंबर। तो सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट आई विल गोइंग टू यूज व्हाइल फाइंडिंग जनरल टर्म ऑफ द जीपी या जनरल सीरीज ऑफ द जीपी। पहले जनरल सीरीज ऑफ द जीपी देख लेते हैं अपन। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ना। तो चलो सेम लॉजिक मैं यूज करने जा रहा हूं, जनरल सीरीज ऑफ एन एपी। लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, जनरल सीरीज ऑफ एन एपी, हेडिंग जनरल सीरीज ऑफ एपी, नहीं सॉरी ना, जीपी, ये जीपी है। तो जनरल सीरीज ऑफ जीपी, यही लॉजिक मैं यूज करूंगा। अभी आप देखना मैं कैसे यूज कर रहा हूं। जो अभी मैं आपको टेक्निक बता रहा था ना, वही टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। यहाँ गणेश जी बना लेते हैं हम। चलिए, तो मैं बोल देता हूं कि लेट अस अज्यूम फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज ए। लेट फर्स्ट टर्म
ऑफ जीपी इज ए, जैसा हम लोग एपी में करते थे सेम वही लॉजिक लगाना है हम लोग को। तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज ए, ठीक, जनरल बता रहे हैं ना हम लोग, जनरल आंसर दे रहे हैं आपको, कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी इज आर, ये ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, देन आई कैन फाइंड, आई कैन डिटेक्ट, आई कैन मैनिपुलेट द जनरल सीरीज ऑफ द एपी। कैसे? अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो जीपी विल बी व्हाट, पता है? पहला टर्म हो जाएगा ए, फिर इसी में आर मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि अभी मैं आपको नहीं बोल रहा था पिछले वाले नंबर में अगर आप आर मल्टीप्लाई करते हो कॉमन रेशियो तो आगे आने वाला नंबर आ जाता है। तो वैसे ही अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म पहला नंबर है, क्वेश्चन में हेडिंग में दिया हुआ है, तो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग आर ओवर हियर, अगर मैं आर यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टर्म, जैसे मेरे पास 3 था तो 3 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, अब ये 9 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 है ना। तो फिर से इसमें R 3 मल्टीप्लाई करना मतलब कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना ना, तो इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इसमें फिर से R मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा AR स्क्वायर, फिर इसमें R मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा AR क्यूब, और ये चलते जाएगा ना, ये चलते जा रहा है। तो आपको पता है जीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ये A कॉमा AR स्क्वायर कॉमा AR क्यूब, ऐसा। और वही एपी के टाइम में हम लोग ने देखा था, एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो आई कैन से कि एपी इज नथिंग बट ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। ये था, हम लोग एपी के टाइम में ये देखते थे कि कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते थे, कॉमन डिफरेंस पिछले वाले नंबर में ऐड करते जाते थे तो नेक्स्ट टर्म आते जाता था। जीपी में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते जाओगे पिछले वाले नंबर में तो आगे आने वाला नंबर आते जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है और ये भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, और ये सब चीजें ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली चीजें अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं चैप्टर तो ऑटोमेटिकली वो पता नहीं क्या होता है कि ब्रेन उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, और वो एक्सेप्ट करने के कारण परमानेंट चीजें हो जाती है सब। तो ये परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। लॉजिकली अगर अपन बात कर रहे हैं तो लॉजिकली कनेक्ट करते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से आप लोग सब बताना चालू करो, सबको क्लियर है? मतलब किसी को डाउट तो नहीं है? देख लो अब इतने लोग हैं ना, तो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो आप लोग अपने हिसाब से बता दो, जिसको डाउट है वो बता दो। हिमाक्षी आपको क्लियर है? आपका नेम ब्लिंक हो रहा था, क्लियर है? ठीक है, अदर देन दैट और कोई? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास जनरल जीपी का सीरीज आ गया है, ये जीपी है जो जनरलाइज्ड है, ये जीपी वो है जिससे हम पकड़ सकते हैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वी विल गोइंग टू यूज जीपी जनरल सीरीज ऑलवेज, अगर हमको जरूरत पड़ रही है तो। अब इसके बाद तुरंत यहीं पर से हम लोग हेडिंग डाल देते हैं जनरल टर्म ऑफ द जीपी, इसी को लेके अब हम लोग बनाते हैं ना, यहां हेडिंग डाल दो जनरल टर्म ऑफ जीपी। चलो देखिए, जनरल टर्म ऑफ द जीपी। जनरल टर्म मतलब जैसे nth टर्म होता है ना, nth टर्म, अच्छा हाँ एक और चीज, जनरल टर्म मतलब nth टर्म ही होता है ना हमेशा, nth टर्म को ही हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। यही एपी में भी था और यही जीपी में भी है। अब देखिए, जनरल टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, पहला चीज वही फर्स्ट टर्म जिसको मैं T1 या A1 लिख देता हूं, इसकी वैल्यू है हमारे पास A, ठीक। ऊपर देख लो ना, ऊपर से ही बना रहा हूं मैं। सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा A2 और वो अपने को दिख रहा है AR, ये रहा सेकेंड टर्म AR। नाउ इधर देखो थर्ड टर्म दैट इज A3, उसको मैं लिख सकता हूं AR स्क्वायर, यहां से ले लेके लिखते जा रहा हूं। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है टेक्निकली, पोजीशन का मतलब होता है टर्म। नाउ फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म विल बी, जिसको मैं T4 या A4 लिख रहा हूं, दैट विल बी लाइक AR क्यूब, ऐसा। तो आपको याद है एपी के टाइम में हम लोग ये टेक्निक किए थे, और वही टेक्निक, अच्छा जिसको भी ये टेक्निक नहीं पता है तो वो वीडियोस देख लीजिए, मैं एपी के टाइम में भी ये टेक्निक बताया हूँ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा वो क्या टेक्निक। हम यहीं से ये जो सफिक्स में, ये सॉरी बेस में जो नंबर लिखे, इस नंबर को यूज करेंगे हम, इस नंबर को यूज करेंगे हम, और इसको यहाँ पर यही ये AR स्क्वायर AR क्यूब में जानबूझ के ये बेस वाले नंबर को डालते थे, ये किए थे हम लोग वहां पर। जैसे कि मैं यहां पर बता देता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। AR क्यूब को मैं लिख सकता हूं AR के पावर में 4 - 1, ये देखो AR क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं। AR स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो AR के पावर में 3 - 1, ठीक है। और AR को मैं ऐसा लिख सकता हूं AR के पावर में 2 - 1,
और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, पता है कैसे? आपको पता है एनीथिंग टू द पावर जीरो, दुनिया में कोई भी चीज हो, टेबल, चेयर, पेंसिल, पेपर, सबका पावर जीरो ना वन ही होता है। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन। वो टेबल चेयर ऐसी फालतू बोल रहा था मैं, मतलब कोई भी नंबर का पावर जीरो या कोई भी वेरिएबल का पावर जीरो वन होता है। तो r टू द पावर जीरो इज वन, वन इंटू ए इज ए, है ना? तो इनडायरेक्टली ए ही लिखा हुआ है। बट इस चीज को मैं ऐसा फ्रेम दे रहा हूं, ये देखो ऐसा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए आर के पावर में वन माइनस वन। तो ये देखना ना, ये देखने वाली चीज है और ऑब्जर्वेशन वाली चीज है। ये जो फोर था, फोर्थ टर्म का, ये फोर यहाँ यूज हो रहा है, ये देखो। ये थर्ड टर्म का थ्री जो है वो देखो यहाँ यूज हो रहा है। तो थर्ड टर्म क्या आ रहा है? ए इंटू आर के पावर में थ्री माइनस वन। सेकेंड टर्म क्या आ रहा है मेरे पास? ए इंटू आर के पावर में टू माइनस वन। फोर्थ टर्म क्या आ रहा है? ए इंटू आर के पावर में फोर माइनस वन। फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? वही ए इंटू आर के पावर में वन माइनस वन। तो हर चीज में अपन लोग जनरलाइज कर सकते हैं, इस चीज का आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत जल्दी बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब T1 या A1 जो भी आप बोलो, फर्स्ट टर्म आ रहा है आपका A इंटू आर की पावर में वन माइनस वन। सेकेंड टर्म आ रहा है आपका A इंटू आर की पावर में टू माइनस वन। थर्ड टर्म आ रहा है आपका A इंटू आर की पावर में थ्री माइनस वन। फोर्थ टर्म आ रहा है आपका A इंटू आर की पावर में फोर माइनस वन। मतलब क्या क्या चीज ऐसी जो फिक्स चल रही है सब में? A सब में आ रहा है, R सब में आ रहा है, R के पावर में कुछ आ रहा है, फिर माइनस वन भी सब में आ रहा है, R के पावर में माइनस वन भी सब में आ रहा है। तो आपको पता है इसी लॉजिक से आप फिफ्थ टर्म लिख सकते हो तुरंत, T5 फिफ्थ टर्म, दैट विल बी लाइक A इंटू आर के पावर में फाइव माइनस वन, इसी लॉजिक से। तो सेम लॉजिक से अगर मैं nth टर्म लिखूं, nth टर्म, तो कोई भी आप लोगों को बता सकता है? एनीवन? अगर यही सेम लॉजिक से मैं nth टर्म लिखना चाह रहा हूं, ये देखो ऐसा, Tn इज इक्वल टू An इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको बताना है RHS विल बी व्हाट? एनीवन हु विल गोइंग टू सॉल्व इट? राइट हिमाक्षी, ये एकदम सही है आपका कहना। ये हो जाएगा ए आर, देखो तो इसका nth टर्म, ये जनरल टर्म हम लोग निकाल रहे थे ना, तो इसका जनरल टर्म हम n की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो हमको पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल n की जगह मैं 20 पुट किया तो मुझे 20 पोजीशन में कौन आने वाला ये पता चल जाएगा इससे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर के पावर में n माइनस वन। दिस इज फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वी कैन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जैसा आप लोग एपी में भी किए थे वही है, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस एन माइनस वन डी। जीपी का फॉर्मूला होता है nth टर्म का a इंटू आर के पावर में n माइनस वन, a इंटू आर के पावर में n माइनस वन, a इंटू आर के पावर में n माइनस वन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो पहले। ऐसा बोला गया है, पहला क्वेश्चन तो वही है जो मेरा पहला एग्जांपल था जीपी का, कि 1, 2, 4, 8, 16 चल रहा है। तो इस जीपी का हमें क्या निकालना है भाइयों? 12th टर्म। ठीक है, तो आप देखो इस जीपी का हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1 और इस जीपी का हमारे पास कॉमन रेशियो है 2। बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, मैं बोला भी था आपको हर चैप्टर का बैकबोन मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो ऑब्वियसली समझ में आ ही नहीं गया होगा आप लोग को अभी तक, हु इज बैकबोन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बैकबोन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बैकबोन होता है A एंड R। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है, आप बहुत इजीली इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। और अगर आपके पास यही नहीं है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, तो थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। तो देखो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, कॉमन रेशियो आ गया 2। अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो निकालना जरूरी हो जाता है, तब आप देखना क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे। तब आपको क्या बताना है? फाइंड 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो चलो 12th टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर के पावर में 12 माइनस वन। अभी तो फॉर्मूला पढ़े, T12 या A12 कुछ भी लिख देना ना आप लोग। तो फाइनली a की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, और r की जगह तो मैं लिख दूंगा 2, ये ऐसा। और ये हो गया 12 माइनस वन, 12 माइनस वन इज 11। आपको पता है 2 का पावर 10, थोड़ी 2 की सीरीज भी याद कर लो, 2 का पावर 1, ये सब सीरीज थोड़ी जल्दी याद कर लेना, याद हो जाती है, बट फिर भी कहीं पर लिख के 2-3 बार लिख के याद करना। क्या? 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, ये ऐसा, 2 का पावर 3 होता है 8, फिर 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर, ये सीरीज पूरा एकदम याद ही रख लो, 64, 2 का पावर 7 होता है 128, 2 का पावर 8 होता है 256। बस करना क्या है, सब में 2 ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं कौन सा अनोखा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 2 का पावर 9 हो जाता है 512। ठीक, ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई करते रहो, ये जीपी तो है,
बट ये पावर याद करने से थोड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि हम लोग आंसर बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। 1024 और 2 का पावर 11 होता है 2048। तो इतना तो आप एटलीस्ट 2 के पावर में 12 तक याद करके रखिए, 11 तक नहीं, 2 का पावर 12 वो होता है 4096। इतना डेटा थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप टाइम देखोगे तो 30 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगता इसको लिखने में। तो 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 12 तक की डेटा थोड़ा याद रखो तो बेनिफिट होता है। तो फाइनली 2 का पावर 11 इज 2048। तो अवर 12th टर्म विल बी 2048। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, फाइंड nth टर्म। तो देखिए nth टर्म के लिए मैं क्या यूज करूंगा, tn, या हम बोल सकते हैं an, nth टर्म an भी लिख सकते हैं। दैट विल बी a इंटू आर के पावर में n-1। a की जगह मैं लिख दूंगा 1, r का है हमारा r, ये रहा 2, और उसके पावर में n-1। बस यही आंसर है। अब nth टर्म बोला है तो भैया यही आंसर आएगा बस, और क्या इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ, बस खत्म। 2 की पावर में n-1 इज द आंसर ऑफ दिस फाइनल, मतलब इट्स nth टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फाइंड 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। तो इस जीपी का 10th टर्म और nth टर्म निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास। तो 5/2, 5/4, 5/8 ऐसा दिया हुआ चलते जा रहा है ये। तो मुझे निकालना है 10th टर्म और nth टर्म। तो यहाँ पर देख के एक चीज तो समझ में आ रही है आप लोग को कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आई कैन से कि ये फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 5/2। ये हो गया हमारा पास फर्स्ट टर्म। अच्छा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 5/4 को आप 5/2 से डिवाइड कीजिए। तो 5/2 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है ना। देखो नीचे वाला 2 तो ऊपर चले जाएगा, 5 × 2, और ये नीचे वाले 5 के पास 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बच्चे वाला मैथमेटिक्स तो मुझे पता है सबको आता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सो। 5 और 5 ये कट गया, 2 1 जा 2, 4 जा, सॉरी 2 2 जा। तो फाइनली कॉमन रेशियो इज कमिंग हाफ, फर्स्ट टर्म इज कमिंग 5/2। तो मुझे क्या निकालना है, वही 10th टर्म और nth टर्म दोनों निकालना है ना। तो वही कहानी तो वही है, या तो आप पहले nth टर्म निकालो, एक ही मतलब है ना, पहले 10th टर्म निकालो या nth टर्म निकालो, मतलब तो एक ही है। तो चलो पहले 10th टर्म ही निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं A10 या T10। कुछ बुक्स में आप देखोगे ना तो वो स्मॉल से लिखते हैं, ऐसा T10 ऐसा लिखते हैं। डिपेंड करता है जैसा बुक्स में जैसा दिया है। नॉर्मली ये 2 सिंबल ज्यादा यूज होते हैं तो मैं यही सिंबल प्रिफरेबली मेरे तरफ से यही यूज होंगे। अब होता गया फॉर्मूला a के पावर में a इंटू आर के पावर में 10-1, तो डेट विल बी a इंटू आर के पावर में 9। ठीक, नाउ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, पुट कर दो 5/2। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लो फिर से आ गई ये वैल्यू, हाफ के पावर में 9। r की वैल्यू हाफ है तो ये हाफ के पावर में 9 हो गया। अच्छा एपी में क्या होता था, एपी में होता था जैसे 10th टर्म निकाल रहे हैं हम लोग, तो दैट इज लाइक a प्लस 10-1d। 10n-1d होता है ना, तो 10 डाल देंगे 10-1d, तो a प्लस 9d होता था वहां एपी में। बट यहां पर क्या होता है, a इंटू आर के पावर में n-1 ना, तो n की जगह 10 डालोगे तो यहाँ होता है a इंटू आर के पावर में 9। तो फाइनली 10th टर्म हमको ऐसा दिखता है a इंटू आर के पावर में 9। 8th टर्म दिखेगा a इंटू आर के पावर में 7, ऐसा ही रहेगा। चलो अब ये देखो 1 का पावर 9 तो 1 ही होता है, 2 का पावर 9 और नीचे 2 और आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लब कर देता हूं। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा ना, यहां तक सबको कंफर्टेबल है क्या, देखो पहले 1 का पावर 9 तो 1 ही रहेगा, और 2 का पावर 9 नीचे 2 का पावर 9 है, और यहाँ नीचे एक और 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 9 इंटू 2 का पावर 1 दैट विल बी लाइक 2 का पावर 10। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। इन चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर आप सबने पढ़ा ही होगा। तो बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो 2 का पावर 10 हो गया। 2 का पावर 10 तो ये लिखा हुआ है, हो गया एकदम इजी। तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 5/1024। अब इसी में आपको जब nth टर्म निकालना है, जैसे अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा a इंटू आर के पावर में n-1। तो देखो ये a की वैल्यू आप क्या डालोगे, कहाँ यार, हाँ ये रहा, ये 5/2 डाल लेना आप लोग, और r की जगह आप डाल देना हाफ के पावर में n-1, ये तो डाल लेंगे अपन, है ना। तो 10th टर्म तो बहुत इजी आ गया 5/1024। बट इसका nth टर्म में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, nth टर्म भी बहुत सिंपल ही दिख रहा है, इतना कुछ है ही नहीं। 1 का कुछ भी पावर करो 1 ही आता है, चाहे n-1 करो, चाहे 1 लाख करो, चाहे 1 करोड़ करो, 1 का कुछ भी पावर 1 ही होता है, सिंपल। तो 1 को तो इससे रिमूव कर दूंगा मैं, n-1 का कोई रोल नहीं है 1 के लिए, नीचे वाले के लिए रोल है। तो ये हो जाएगा 5 × 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 2 का पावर 1 है, और नीचे एक और चीज दिखेगा, अब ये 2 ले जा लेगा इस पावर को, 2 की पावर -1 को 2 ले जा लेगा,
तो देखो फिर से वही, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो जैसे आप पावर ऐड करोगे तो फाइनल आंसर विल बी 5/2 का पावर n। ये मेरा nth टर्म है, ये मेरा 10th टर्म है, ठीक। यही n में अगर आप पहले nth टर्म निकाल लेते हो और आप यही n में n की जगह 10 पुट कर देते हो, अगर आप यही n में n की जगह 10 पुट कर देते हो तो वही आंसर आएगा, देखना, ठीक है। तो एक ही मतलब है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ 5th टर्म 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ जीपीज पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देन प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू होता है पी इंटू आर। अगर 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म जीपी का पी क्यू आर है, एक एक करके, मतलब 5th टर्म की वैल्यू पी है, 8th टर्म की वैल्यू क्यू है और 11th टर्म की वैल्यू आर है, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू होता है पी इंटू आर। चलो मैं ये सब रब कर रहा हूँ, बैकबोन को बस जिंदा रखता हूं क्योंकि उसी के भरोसे तो अपन खड़े रहते हैं। तो बैकबोन ऑफ जीपी इज व्हाट, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। दिमाग में बैठा लो, जहन में बैठा लो, जहां बैठाना है बैठाइए, चेयर में बैठा लो, मुंह में बैठा लो, जहां पर भी आपको बैठाना है बस ये बैठा के रखना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ही हमारे जीपी का बैकबोन होता है। अगर ये निकल जाता है कहीं से भी, हम कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान से वर्ड सुनना मेरा, स्मॉल आर को क्वेश्चन ने यूज कर लिया है। ये कोई भी ग्रंथ, महाभारत, रामायण, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना कुरान में ना बाइबल में कि कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से ही लिखा जाता है, ये कहीं नहीं लिखा गया। ये तो हमारी आदत है, ये तो बुक लोग की आदत है, मैथमेटिशियंस लोग की आदत है। बट क्वेश्चन ने अगर स्मॉल आर को यूज कर लिया है तो दैट डज नॉट मीन कि स्मॉल आर इज कॉमन रेशियो। सो अब आप इस कंफ्यूजन से हटाना चाहता हूं मैं आपको कि आप ना सॉल्विंग के टाइम में आपको पता होते हुए भी कि स्मॉल आर कॉमन रेशियो नहीं है, उसके बाद भी ना हम लोग अभी डिक्लेरेशन में ना स्मॉल आर लिख देते हैं कॉमन रेशियो में, अलाउ नहीं है, गलत है। स्मॉल आर तो क्वेश्चन नहीं यूज किया हुआ है। तो आपको पता है आप कैसे लिखोगे, इसमें ऐसा लिखोगे, देखो लेट फर्स्ट टर्म आप ले लीजिएगा, इसमें लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज, अब आप ले लो कैपिटल है, एंड कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज, ये ऐसा लिख दो, इसको लिख दीजिए आप कैपिटल आर, क्योंकि क्वेश्चन ने स्मॉल आर यूज कर दिया, दैट इज द रीजन। अब मेरा बैकबोन हो गया कैपिटल और कैपिटल आर, बस। तो चलिए अब मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं सबसे पहले यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। चलो गिवन में आते हैं, हमारे पास 5th टर्म दिया हुआ है पी। चलो चालू कर देते हैं। 5th टर्म की वैल्यू है पी। 5th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप सबको शायद अभी तक तो आ गया होगा लिखना, a इंटू आर के पावर में 5-1, इसकी वैल्यू दी हुई है p, तो आई कैन राइट a इंटू आर के पावर में 4, इसकी वैल्यू है p। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। देख लो यहां तक सब कंफर्टेबल हो कि नहीं। मेरा कैपिटल A और कैपिटल R इस बार इस जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का काम कर रहा है, क्योंकि छोटे r को क्वेश्चन ने यूज कर लिया था, तो फिर मैंने सोचा फर्स्ट टर्म को भी स्मॉल ए ना लिख के कैपिटल ए ही लिख देता हूं, ठीक है। अब चलो सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड इंफॉर्मेशन है 8th टर्म की वैल्यू दी हुई है q, कि 8th टर्म इस जीपी में जो 8th पोजीशन पे बैठा है उसका नाम है q। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो 8th टर्म ऑफ द वैल्यू इज q, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे अपन, a इंटू आर के पावर में n-1, इसकी वैल्यू है q, तो आई कैन राइट a इंटू आर के पावर में 7, इसकी वैल्यू आ गई q, ठीक है। यहां तक देख लो सब, ठीक है। ये है 5th टर्म के थ्रू और ये है 8th टर्म के थ्रू। नाउ अब और क्या इंफॉर्मेशन है, 11th टर्म ऑफ द जीपी इज r, तो 11th टर्म ऑफ द जीपी इज r, तो नाउ आई कैन से 11th टर्म ऑफ द जीपी इज r, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a इंटू कैपिटल R के पावर में 11-1 इक्वल्स टू स्मॉल r, और कैपिटल R के पावर में क्या लिया है 11-1 ना, तो आई कैन से कि हो जाएगा a इंटू कैपिटल R के पावर में 10, ये r तो दिया था क्या, अच्छा ठीक है r ही दिया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई r, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 3। चलो अब क्या देख रहे हैं, अब क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। तो क्यू का स्क्वायर पी आर है, पी इंटू आर के इक्वल है। ट्राई करते हैं, अपने से हो जाता है तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलो 2 प्रूफ में आ जाता हूं मैं। 2 प्रूफ में जो बोला गया है ना, वो क्या बोला गया है कि क्यू स्क्वायर को आपको लेके आना है पी इंटू आर, ठीक है। मैं एक पार्ट मैं करके दे रहा हूं, एक पार्ट आप लोग करके देखना। मैं यहां पर ले लेता हूं LHS क्या है मेरे पास, यहां पर क्यू स्क्वायर है। देखिए LHS की वैल्यू क्यू स्क्वायर है,
तो क्यू स्क्वायर मतलब क्यू की वैल्यू क्या है भैया, ये रही कैपिटल ए इंटू आर के पावर में 7 और इसका होल स्क्वायर है, ये देखो। ठीक है, ध्यान से सुनो ना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। क्यू का स्क्वायर, ये क्यू है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब अपना ये स्क्वायर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए का फाइनली क्या हो जाएगा रिजल्ट में, ए का स्क्वायर। और ये देखो आर का पावर 7 है तो 7 इंटू 2 14, तो ये हो रहा है आर के पावर में हो गया 14। ये आ रहा है मेरा एलएचएस। अब आप लोग सब ट्राई करो आरएचएस को लेके। आरएचएस क्या है मेरे पास, यहाँ पर ये लिखा हुआ मैंने पी इंटू आर। अब आप पी इंटू आर को सॉल्व करो, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड चेक इट आउट वेदर दिस इज कमिंग विद एलएचएस और नॉट। मतलब आरएचएस को सॉल्व करने पे एलएचएस के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ये चेक करके बताइए। से जब आप आरएचएस की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं आरएचएस विल बी व्हाट, आरएचएस इज नथिंग बट दैट इज पी इंटू आर। तो पी इंटू आर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पी की वैल्यू क्या है, दैट इज ए इंटू आर के पावर में 4 और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ए इंटू आर के पावर में 10। वही वाला लॉजिक जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में था क्लास 7th 8th में, कि ये दोनों का बेस सेम है। या आप ऐसा भी देख सकते हो ए 2 बार आ रहा है तो आई कैन से ये हो गया ए स्क्वायर और आर का पावर 4 और आर का पावर 10, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो वो हो जाएगा आर का पावर 14 और ये a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये सबका हो भी गया होगा। वेस्ट टर्म ऑफ द बिलो सीक्वेंस √3, √3 चलते जा रहा है 729। तो 729 कौन सा ऐसा टर्म है इस सीक्वेंस में जो आगे जाते जाते 729 तक पहुंच रहा है। तो टर्म वो पोजीशन बताना है कि इस सीरीज में कब ऐसा हो रहा होगा कि 729 आ रहा होगा रास्ते में। तो देखिए इस सीरीज में फर्स्ट टर्म हमें क्या दिख रहा है, √3, ठीक, और कॉमन रेशियो देखो क्या दिख रहा है 3/√3। पहले तो मैंने ये दोनों को डिवाइड किया, ठीक, ये दोनों को 3 और √3 को। अब मैं 3√3 और 3 को भी डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो 3√3 और 3 को भी डिवाइड करके देख लेता हूँ। और इसके आगे मुझे दिया ही नहीं गया पैटर्न में, तो मुझे यहीं से पकड़ना है कि वेदर ये जीपी है भी कि नहीं है। तो देखिए मैं इसको जीपी को पकड़ने के लिए मैं एक छोटा सा काम ये कर रहा हूँ। जीपी को पकड़ने के लिए मैंने 3 और ये 3 कट किया तो ये रेशियो तो आ रहा है 3। ये कौन सा टर्म था, थर्ड टर्म, और ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को मैंने डिवाइड किया तो वैल्यू आ रही है √3। अब ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर वाले 3 को दैट कैन बी रिटर्न एज √3 इंटू √3। एक 3 दो √3 से मिलके बनता है ना, √3 इंटू √3 कैन बी रिटर्न एज 3 एंड 3 कैन बी रिटर्न एज √3 इंटू √3। सो ये ऐसा हो गया। तो ये देखो यहाँ पर भी ऐसा वैल्यू कट होने के बाद ये वाली वैल्यू भी √3 आ रही है, ये वाली वैल्यू भी √3 आ रही है। इसका मतलब कॉमन रेशियोज आर इक्वल, हेंस दिस सीरीज इज एन जीपी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कॉमन रेशियो में मिल गया है √3, हेंस कॉमन रेशियो में मिल गया है √3। चलो अब हमें पता लगाना है कि कौन सा टर्म है जो 729 है। तो मैं बोल देता हूँ लेट, क्या बोलूंगा मैं, कुछ भी बोल दूं, लेट pth टर्म, nth टर्म, जो भी आपको लिखना है, लेट pth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, आप nth भी लिख सकते हो ना। तो लेट pth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 729, है ना। तो मैं बोलूंगा यही t बेस में p, टीपी मतलब टाइम पास, ठीक है, जो कि आप लोग बहुत लोग करते रहते हो। चलिए टीपी मतलब pth टर्म ऑफ दिस जीपी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो pth टर्म ऑफ द जीपी इज a इंटू आर के पावर में p-1 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 729, ये ऐसा। अच्छा a इंटू आर के पावर में p-1 इक्वल टू 729। a की वैल्यू क्या रहेगी, √3, ये रही हमारी √3, ये ऐसा। और r की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, r क्या, ये भी √3 है, क्या बात है। तो एक काम करो ना, पहला वाला भी √3 आ रहा है, दूसरा वाला भी √3 आ रहा है, तो पहले वाले को मैं लिख देता हूँ √3 के पावर में 1 और दूसरे में मैं लिख देता हूँ √3 के पावर में p-1 और यहां मैं लिख देता हूँ ऐसा 729। ये देखो a की जगह √3 लिखा मैंने, r की जगह भी √3 लिख दिया, √3 के पावर में p-1 है ये। अब आपको पता ही है व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो इसको मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ √3 के पावर में p, क्यों, पावर्स आर एडेड तो प्लस और -1 विल गेट कैंसिल आउट। तो ये हो गया सिर्फ p इज इक्वल टू आ रहा है 729, ऐसा आ रहा है। अच्छा। तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 3 के पावर में हाफ के पावर में p इज इक्वल टू 729। 3 का कुछ पावर होता है क्या, चेक करते हैं। तो 3 बन जा 3, 3 2, 3 के पावर में 2 कर दिया तो 3 स्क्वायर 9, 3 का पावर 3 27,
3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243 है ना। 243 में फिर से 3 मल्टीप्लाई करो आप, इसका मतलब 3 का पावर 6 होता है। यस यस, तो देखो 729 इज नथिंग बट 3 टू द पावर 6। अब आपको पता है एक नंबर का कुछ पावर है फिर उसका कुछ पावर है, तो पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। ये भी क्लास 8-9 में सीखोगे आप लोग, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। a का पावर m है और ये पावर n है, तो आई कैन राइट a का पावर m इंटू n। ये ऐसा होता था फॉर्मूला, a का पावर m का पावर n। हाँ मयंक पूछो, मयंक। अच्छा अभी आपका ब्लिंक कर रहा था नेम, ठीक है। एक्चुअली क्या, जैसे आप ऑडियो हटाते हो ना आप लोग का नेम ब्लिंक कर देता है। हाँ जी, तो a का पावर m का पावर n होता है a टू द पावर m इंटू n। तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में p/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे हाफ और p, और ये हो जाएगा 3 के पावर में 6। आप लोग ने बचपन में ये वाला फॉर्मूला भी सुना होगा, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वेटेड। तो p/2 इज इक्वल टू 6 आ गया, 2 को इधर भेज दीजिए तो वैल्यू इज कमिंग 12। अब देखो मैंने p लिया, मेरा आंसर p की वैल्यू आएगी, आपने t लिया तो आपका आंसर t के आएगा, किसी ने n लिया तो आंसर n इक्वल टू 12 आएगा। जो लेना लीजिए, मैंने तो pth टर्म लिया था ना, तो pth टर्म इज कमिंग 12। तो 12th टर्म इस सीरीज का, ये पूरा प्रोसीजर है सॉल्व करने का, तो 12th टर्म इस सीरीज का 729 होगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग सब। विच टर्म ऑफ द जीपी इज 19683। तो हमें बताना है कि ऐसा जो सीक्वेंस चल रहा है तो रास्ते में चलते चलते कहीं ना कहीं 19683 आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 1/9 1/27 ऐसे करते करते रास्ते में कहीं ना कहीं 19683 आएगा। तो आपको बताना है वो रास्ते में जब आएगा तो कौन सी पोजीशन में आएगा, इसका मतलब होता है विच टर्म, कौन सा टर्म। सेम वैसे ही क्वेश्चन फोर्थ भी था, बट वहां डेटा अलग था, यहाँ डेटा अलग है बस। तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है, और कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है हमें। अब देखो कॉमन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म 1/9 को 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो 1/9 को 1/3 से डिवाइड करो, ठीक है। और अपनी संतुष्टि, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, ठीक है, तो इससे हम लोग देख लेते हैं 1/27 और 1/9 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। आगे वाले नंबर को पीछे वाले से डिवाइड करके देखते हैं, सेम आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर कुछ और तरीका होगा इस क्वेश्चन को क्रैक करने का, जीपी से फिर नहीं बनेगा। तो वो चेक करने के लिए इसलिए मैं क्या किया हूँ, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, तो देखो ये 3 ऊपर चले जाएगा, और डिवाइड में ये 1 और 9, देखो कैसे होता है मिक्स फ्रैक्शन, मतलब ये कंपाउंड रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं, कंपाउंड रेशियो में जो एकदम नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है, और ये मिडिल के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 9 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 9, 3 ऊपर जाएगा तो 1 और 3 3, ठीक। अच्छा यहाँ पर भी सेम यहाँ पर भी सेम हम उसी लॉजिक से काम करेंगे, 9 ऊपर चल जाएगा और ये आ जाएगा 27, 9 ऊपर 27 नीचे, सेम वही लॉजिक है। तो 3/9 होता है 1/3, 9/27 भी होता है 1/3। एज दिस रेशियोज आर कमिंग इक्वल, अब मैं लास्ट में लिख रहा हूँ ना ऐसा सिंबल, क्योंकि रेशियो कमिंग इक्वल, दैट इज द रीजन आई कैन से दिस प्रोग्रेशन इज एन जीपी। तो ये सही है, जीपी है। अच्छा ये जीपी है तो हमें ये बताना है कि कौन सी पोजीशन पे 19683 आएगा। तो मैं तो फिर से वही बोल रहा हूँ, nth पोजीशन ले लो या pth ले लो, मैं बोल देता हूँ लेट nth पोजीशन इज 1/1/19683। मैं बोल देता हूँ लेट nth पोजीशन, कोई पोजीशन है तो n ले लो, p ले लो, t ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने बोल दिया लेट nth पोजीशन इज 19683। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर के पावर में n-1 इज इक्वल टू 19683, ठीक है। यही चैलेंजिंग है हमारे लिए, अभी ये चैलेंजिंग थोड़ा सा आने वाला है इसमें। तो a की जगह हम लोग पुट कर देंगे ये 1/3, ठीक है, ये हो गया a की जगह 1/3, 1/3 का पावर 1 है, ये हो गई a की जगह। r की जगह r की वैल्यू क्या आ रही है, r की वैल्यू भी आ रही है 1/3, बट यहाँ पर इसका पावर है n-1, तो ये r की जगह आ रहा है n-1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/19683, ये ऐसा। अब आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होते हैं, मतलब वो बचपन में था ना ये सब फॉर्मूला अपने को, ये इस टाइप का है, देखो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। तो व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो वही वाला लॉजिक है ना, 1/3 और 1/3 के पावर में n-1 है, तो बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो पावर्स को ऐड कर दीजिए आप, तो मुझे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर में n बस आएगा,
पावर्स आर एडेड तो ये सिर्फ n बस बचेगा। RHS में ना मेन मेहनत तो RHS है, मुझे बस ये सोचना है कि 3 का कितना पावर 19683 होता है, बस ये सोचने में ही आपका थोड़ा टाइम जाएगा। तो जब से अभी मैं लिख के नहीं बता रहा था आपको 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 ऐसे कर लो। एक साइक्लिसिटी का भी तरीका होता है, साइक्लिसिटी मतलब पैटर्न डिटेक्ट करने का भी तरीका होता है कि आप कैसे पकड़ पाओगे कि 3 का कितना पावर होता है। साइक्लिसिटी की लॉजिक से हम लोग बताते हैं, देखो कैसे। आपको पता है 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 ये देखो 3 का पावर 3 27 होता है, ठीक। 3 का पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 5 ये होता है 243, 3 का पावर 6 ये होता है 729, ऐसे ही और जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलते जा रहा है ऐसा प्रोसेस। अब आप एक चीज देखो, ये जो 3 का कुछ भी पावर करते हो ना आप, कुछ भी, तो वो 3 का कुछ भी पावर जब हम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जो यूनिट डिजिट आता है, जो नंबर आएगा 3 का कुछ भी पावर करने पे जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा, वो यूनिट डिजिट ना क्या क्या होगा पता है? या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, या तो 7 होगा, या तो 1 होगा। इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। 3 का कुछ भी पावर कर लो आप, कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा है। 3 के पावर में आप 1 लाख करना चाहते हो तो 1 लाख कर लो। तो 3 का पावर 1 लाख का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो एंडिंग डिजिट आएगा वो या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, या तो 7 होगा, या तो 1। अब उसका भी ट्रिक क्या है? उसका भी एक ट्रिक होता है, ये देखो ना, आप देखो 3 9 7 1 आ रहा है, फिर वैसे 3 9 फिर 7 1 ऐसे चलता रहता है। तो जितना भी पावर आप बढ़ाओगे ना, तो यूनिट डिजिट या तो 3 या तो 9 या तो 7 या तो 1 आता है। अब देखो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं। जैसे आपको मैंने बोला 3 का पावर x है, ठीक है। अब आपको बताना है इस x का यूनिट डिजिट क्या होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट की खोज कर पाएंगे हम लोग। हम इस टेक्निक से केवल यूनिट डिजिट की खोज कर पाते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे हमें बताना है कि यूनिट डिजिट में कौन बैठा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे पता है? उसका ट्रिक क्या बताने का, वो जो पावर है ना, उस पावर को, ये x है ना, ये पावर को आप 4 से डिवाइड करो, ठीक। ये ऐसा, ये पावर को आप 4 से डिवाइड करो, कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। आपको पता है रिमाइंडर कैन बी 0, कैन बी 1, कुछ भी हो सकता है ना, 0 1 2 3, इससे ज्यादा तो होगा नहीं रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइजर 4 है। जो डिवाइड करने वाला बंदा है वो 4 है, तो 4 से कम ही रिमाइंडर आएगा। हमेशा डिवाइजर से कम ही रिमाइंडर आता है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बताया था क्लास 10th में, अगर आप पढ़े हो तो। यूक्लिड डिवीजन लेमा का लॉजिक है ये, हालांकि ऐसा खुद भी लगा सकते हो बट ठीक है। तो पावर जो है वो पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रखना 4 से। लिया था मैंने नंबर 3, डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 की है। साइक्लिसिटी 4 की का मतलब होता है हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद ये 3 का जो पावर करते हैं ना हम, उसके यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। तो हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट जो होता है 3 का, वो रिपीट होता है, इसलिए इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ये टेक्निक है ना, ये अदर देन सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपको ऐसी एक टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये देखो, तो आइदर रिमाइंडर कैन बी 0, आइदर रिमाइंडर कैन बी 1, आइदर रिमाइंडर कैन बी 2, आइदर रिमाइंडर कैन बी 3, यही हो सकता है। तो देखो रिमाइंडर 0 कब होता है? ये जो केसेस लिखे हुए ना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है पता है? 3 का पावर 4 है ना, तो 4 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट था 1। अब मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट लिखता हूँ ना सबके पीछे, तो ये सब टेक्निक होती है डायरेक्ट करने की। जो मैं एरो, डबल एरो बना के मैं लिख रहा हूँ वो है यूनिट डिजिट। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट आएगा 1। अब आप इसी तरीके से मूव करोगे, ये यहाँ से चालू करना है, मूव करना, और आप ऐसा मूव करोगे, 1 हो गया। अब अगर रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट होगा 3। अगर रिमाइंडर 2 आया, ये 2 आया, तो यूनिट डिजिट होगा 9। और अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट होगा 7। ऐसा होता है टेक्निक। तो जो भी 3 का पावर है, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये आ रहा था 3 का पावर 12 है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 3 का पावर 12 है। आंसर था ना, मतलब जो डेटा था वो क्या था कि 1/3 का पावर n जो है ये है 1/19683। तो इसके लास्ट में 3 आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 3 तब आता है जब रिमाइंडर 1 होता है। रिमाइंडर 1 का मतलब ये हो जाता है कि जो भी आप 3 का पावर लेंगे, जो भी आप ये 3 का पावर लेंगे, वो पावर को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर 1, तो पता है क्या, या तो 9 होगा आंसर, या तो 13 होगा, ऐसा चेक करूंगा मैं,
ठीक है, तो 3 का पावर 9, 3 का पावर 9 में चेक करो। हाँ जी, इसका आंसर 9 ही आ रहा है, राइट। तो इसका आंसर 9 है, इसको करेक्ट कर लो। साइक्लिसिटी का लॉजिक, इस साइक्लिसिटी से आप हर एक पैटर्न को डिटेक्ट कर सकते हो। 4 का पैटर्न, 3 का पैटर्न, 5 का पैटर्न, नंबर 2 का पैटर्न, सबके कुछ पैटर्न्स होते हैं, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कभी कभी मौका मिलेगा तो ऐसे ही बताते चलूंगा मैं। चलिए 6 में आते हैं हम। 6 क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, तो ऐसा बोल दो कि लेट भैया, लेट जीपी इज, मैं ऐसा बोल देता हूं, लेट जीपी इज ए ए आर स्क्वायर, यही चलते जा रहा है। नाउ ए टी क्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी लाइक कि फर्स्ट 2 टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब ये दोनों नंबर्स का सम, मतलब a प्लस ए आर, ये दोनों नंबर का सम दिया हुआ हमारे को -4। इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, नहीं इसको नहीं लेता, एक काम करता हूँ यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू -4। हु इज बैकबोन ऑफ जीपी, a एंड r, कुछ भी करके मुझे a और r निकालना है। तो देखिए उसके बाद क्या बोला है, एंड ऑल्सो फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज, एंड ऑल्सो फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अच्छा, जीपी का फिफ्थ टर्म हम कैसे लिखते हैं, a इंटू आर के पावर में 5 - 1 है ना, और थर्ड टर्म हम कैसे लिखते हैं, a इंटू आर के पावर में 3 - 1 इज 2। ठीक, चलो अब आप डिवाइड करना चालू करो। एक काम करो, ए आर स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो RHS में जो आपको दिख रहा है ए आर स्क्वायर, उसको मैं ला लेता हूँ LHS में, और ये हो जाएगा इक्वल टू 4। ये देखो a और a कटा, और आर स्क्वायर भी कटेगा, 2 आर स्क्वायर कटा और 2 यहाँ से, 2 पावर यहाँ से कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू 4, जैसा कि हम लोग नोट में लिखे थे। देखो हर चीज का यूज होता है, जितना पढ़े हो ना हर चीज का यूज करवाऊंगा मैं। तो आपको पता है मैंने नोट में लिखवाया था कि जीपी का कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होता है। अगर आप अभी भी आने के बाद 11th में आने के बाद भी अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ +2 का स्क्वायर 4 होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा और पीछे जाके पढ़ाई करना पड़ जाएगा। यस, तो -2 का भी तो स्क्वायर 4 होता है। तो आपको पता है आर की वैल्यू 2 आएगी, +-2। आपको 2 केस लेके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका आंसर +4 होता है, एक तो होता है +2 और एक होता है -2। और एक और लॉजिक आप याद रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं और स्क्वायर रूट बनाते हैं, तो स्क्वायर रूट बनते ही ना यहाँ पर +- उसके साथ 2 बच्चे भी उसके साथ घूमते रहते हैं हमेशा। जब भी स्क्वायर रूट बन जाता है ना, तो उसके बच्चे भी आ जाते हैं साथ ही साथ, मम्मी के पीछे जाते हैं ना बच्चे लोग, वैसे ही है ना। तो स्क्वायर रूट के साथ उसके बच्चे प्लस और माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 के पहले +- लगा देंगे तो आ जाएगा +-2। ये आर की वैल्यू +-2 है। अब आप ना केस नंबर 1 लोगे, यहाँ पर एक केस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दूसरा केस आप लोग करेंगे। केस नंबर 1 व्हेन, इजी वाला मैं कर लेता हूँ, +2 -2 वाला आप लोग कर लेते। तो व्हेन r इज +2, यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे ना, अगर r को आप +2 पुट कर देते हो, जितने भी लोग सिर्फ r को +2 लेके सॉल्व करते हैं, वो लोग का आंसर इनकम्प्लीट रहता है इस क्वेश्चन में। तो इक्वेशन 1 से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a 1 + 2 ये हो गया 3 इज इक्वल टू ये हो गया -4। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4/3। मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है, फाइंड अ जीपी निकालना है। a आ गया बैकबोन, a आ गया, r तो आ ही गया है, a और r आ गया, तो जीपी कैन बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा ऐसा करके, हैंस जीपी कैन बी। जीपी क्या हो जाएगी, ये देखो a की जगह आप लिख दोगे -4/3। अब इसमें r मल्टीप्लाई कर दो, r क्या लिया था आप लोग ने, +2, बस +2 मल्टीप्लाई करते चलना ना। तो +2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -8/3, फिर से +2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -16/3, और ये ऐसे चलते जाएगा। तो ये केस नंबर 1 का आंसर है। इसी तरीके से आप केस नंबर 2 भी निकालिए। केस नंबर 2 क्या रहेगा, जब r की वैल्यू -2 है, r की वैल्यू -2 को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी, a आ जाएगा, r आ जाएगा, तो आप उस तरीके से उसकी भी जीपी निकालेंगे। तो ये दोनों केस के अलग अलग जीपी आएंगे, और एक भी केस को छोड़ना नहीं है, दोनों केस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए अब फिर से वही लॉजिक है, छोटे a को तो क्वेश्चन नहीं यूज कर लिया है, तो आप एक काम करना, लेट ऐसा ले लेना, लेट फर्स्ट टर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर कैपिटल A से, और कैपिटल A की वैल्यू है यहाँ पर 1। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज 1, ठीक। और कॉमन रेशियो को मैं बोल देता हूँ R, कैपिटल R। तो वो क्या हो जाएगा, -a/1
आगे वाले नंबर को पीछे से डिवाइड करो, और ए स्क्वायर को भी माइनस ए से डिवाइड करोगे तब भी माइनस ही आएगा ना। तो फाइनली अपने पास कॉमन रेशियो आ रहा है माइनस ए। ठीक, अब हमें क्या बोला गया, फाइंड एन एट टर्म। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर के पावर में n-1 ये लिखना है। और क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको पता है मैंने स्मॉल ए नहीं यूज किया, कैपिटल ए यूज किया। कैपिटल ए की वैल्यू 1 है, ठीक, और आर की वैल्यू हमारे पास माइनस ए है। ठीक, ये हो गया n-1। इसको थोड़ा सा और सजा के लिखेंगे ना अपन आंसर को, ये आंसर को थोड़ा सा और डेकोरेट करके लिखेंगे हम। देखो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ब्रैकेट के अंदर में आप देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 इंटू ए के पावर में n-1, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर। माइनस ए को आई कैन राइट -1 इंटू ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, -1 मतलब पावर को ना अंदर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो -1 के पावर में नहीं यार, चलो ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, आप फिर इतना ही लिख देना बस, -a के पावर में n-1, बस ठीक है, इतना ही आंसर है, क्योंकि उतना अच्छा डेकोरेशन नहीं आ रहा था उससे। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसका भी यहां तक सही हो अच्छी बात है, जिसका नहीं हो थोड़ा देख लें। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड 10th टर्म। तो कोई जीपी है जिसका थर्ड टर्म हमें दे दिया गया 24 और उसी जीपी का 6th टर्म हमें दे दिया गया 192। तो एक काम करो आप लोग ऐसा कर लो कि लेट जीपी हैव, वही बैकबोन तो वही अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो मैं बोलूंगा लेट जीपी हैव फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर। आप ऐसे ही लिखना ना, लेट जीपी हैव फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो स्मॉल आर, मैंने वो ले लिया। अच्छा, उसके बाद हमें ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 24, और यहां मैं बना देता हूं पार्टीशन ऐसा, एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 192, ये हो गया 192। ठीक, चलिए तो थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू आर के पावर में 3-1, 3-1 इज 2, तो ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 24। और सिक्स्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू आर के पावर में 6-1, 6-1 इज 6-1 5, है ना। चलो ठीक है, यहां तक तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये दोनों इक्वेशन की मदद लेके मुझे a और r की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक चीज तो बहुत क्लियर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों वेरिएबल का, जो मेरा टारगेट वेरिएबल है। तो एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर देता हूँ सिंपली, जो डिवाइड करने का तरीका है। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, LHS के साथ डिवाइड कर देता हूँ मैं, और RHS के साथ। ऐसा डिवाइड करने से बेनिफिट ये हो रहा है कि हो गया a इंटू आर के पावर में 5, और ये हो गया a इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू RHS के साथ डिवाइड हो गया ना। तो 192 और 24, LHS को LHS के साथ डिवाइड किया, RHS को RHS के साथ। इससे फायदा क्या हुआ, a और a कटा, r स्क्वायर और r5 ये कटा, 2r कट गया नीचे के कारण, तो आ गया r क्यूब। अब इसको चेक करते हैं, 24 1 जा 24 2 जा 48 तो होता है। और कोई नंबर, और कोई देखो 24 इंटू 10, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो 24 इंटू 10 240 होता है, तो पक्का ये 24 इंटू 8 हो रहा होगा, आप चेक करना। 24 8 जा ये आता है 192। अब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 2 होता है, सॉरी 8 होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब 8 होता है, तो दैट नंबर इज नथिंग बट 2। आर की वैल्यू आ गई 2। -2 का क्यूब 8 नहीं होता, -8 होता है। तो यहाँ तो सिर्फ +2 आएगा ना, तो +2 का क्यूब होता है 8। अब आप एक काम करो, ये +2 का आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो जैसे आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे, आर की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में, व्हाट यू विल गेट, 2 का स्क्वायर होता है 4 इधर ले जाके डिवाइड करोगे तो देखना a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। बस a आ गया, r आ गया, बैकबोन तो यही होता है, खत्म हो गया टॉपिक। अब मुझे निकालना है 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा, T10 इज इक्वल टू a इंटू आर के पावर में 9, 10-1 है ना। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 नहीं 6, ये हो गई हमारे पास 6 a की वैल्यू, और r की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये हो गया 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 होता है 512, और फिर 512 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके उसका डेटा लिख देंगे। तो इतना इजी हो गया था ये क्वेश्चन, इतना लविंग हो गया था ये क्वेश्चन, अगर आपको बैकबोन के बारे में नॉलेज हो तो। ठीक।